चलिए तो बच्चों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को पहले समझेंगे हम, ये किस तरह का टॉपिक है। आपका एग्ज़ाम में बहुत आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है और देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है? आपने पीछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने क्या पढ़ा था कि जैसे आपने किसी फील्ड में किसी स्पेस के अंदर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज लिया, तो जब आप किसी प्लस क्यू चार्ज को किसी स्पेस में मानते हैं तो क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके चारों तरफ पास निकलने लगती हैं। यानी कि जो चार्ज का नेचर है एक्चुअल में ये पॉजिटिव है, और आप जानते हैं कि पॉजिटिव नेचर का मतलब होता है फील्ड लाइंस इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी। अगर मैं यहां से इसको स्पेस वाइज अगर मैं किसी सरफेस को कंसिडर कर लूँ, कोई इमेजिनरी सरफेस या कोई गॉसियन सरफेस, तो आप क्या करेंगे कि ये फील्ड लाइंस इस सरफेस पे जाकर टकराएंगे। तो यहां इस सरफेस पर जाने के बाद ये फील्ड लाइंस कितनी होंगी, कितने नंबर्स होंगे फील्ड लाइंस के, एक्चुअल में उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम टाइप से अब यहां पे जो फील्ड का रीजन का जो सोर्स है वो यहां मैग्नेट है। और आप जानते हैं कि मैग्नेट के लिए हमको क्या चाहिए, कोई भी बार मैग्नेट हो सकता है, कोई भी आपका परमानेंट मैग्नेट हो सकता है। तो यहाँ मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस स्पेस में या जिस सरफेस पर कैप्चर होंगी वो सरफेस हमेशा क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करेगा। जैसे आप समझ लीजिए द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग through perpendicular from the surface। ये एक्चुअल में मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब यहां आपको सिर्फ क्या याद रखना है, माइंड में रखना है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है और किस सरफेस से कैसे निकल रही है। अब आप इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह का सरफेस है, आपके पास किसी रीजन में ये सरफेस है, ठीक है। अब फील्ड लाइंस आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास हो रही हैं, इसके अंदर से निकल के जा रही हैं कुछ फील्ड लाइंस, कुछ बाहर से चलेगी। तो इस सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो एक्चुअल में डिफाइन करेगा कि इस सरफेस के अंदर कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी फील्ड लाइंस पास होती हैं, 3। तो इस सरफेस का जो फ्लक्स है, इस सरफेस के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 3 होगा। तो φb इसको डिनोटिंग सिंबल है, तो φb की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमें एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ जो सरफेस होता है, सरफेस के जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा फील्ड लाइंस उसके पैरेलल होंगी। यानी अगर आप इस कंडीशन में चेक करें तो यहाँ फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि इसका जो एरिया वेक्टर है ये सेम डायरेक्शन में है। और हम ये याद रखें कि जो कोई भी सरफेस होता है उस सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा उस डायरेक्शन को डिफाइन करेगा जिस डायरेक्शन में वो लिया जा रहा है। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास फील्ड लाइंस इस तरह से पास होती हैं। अब आपने किसी रीजन के अंदर सरफेस को इस तरह से कंसिडर कर लिया। अब सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड लाइंस आपको कैसे पास हो रही हैं, इस तरह से। तो अब आप ये मत समझ लीजिए कि फील्ड लाइंस इसके अंदर से जा रही हैं, आप समझ लीजिए कि ये एक इस टाइप का सरफेस है, और सरफेस का मतलब है कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। लेकिन अब फील्ड लाइंस क्या होगा, इसके बराबर से निकलेंगी, इधर से जाएंगी, इधर से जाएंगी, इधर से जाएंगी। लेकिन क्या ये इसमें से निकल पाएंगी? इस सरफेस से निकालने के लिए या तो इस सरफेस को आपको कैसे करना है, या तो आप इसको ऐसे ले लीजिए, या आप सीधे सरफेस के लिए फील्ड लाइंस को चेंज कर लीजिए। तो यहाँ इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसकी पैरेलल हो गई प्लेन के। तो अब इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा 90 डिग्री हो गया। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इस केस में जो फ्लक्स होगा φb क्या होगा आपका, 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स φb है वो एक्चुअल में BA cos थीटा, यानी कि ये प्रॉपर्टी होती है। अब इसको भी आप इस तरह से समझ लो कि मान लो आपके पास कोई इस तरह का एक सरफेस है, ये समझ लीजिए आपके पास कोई फील्ड लाइंस इस तरह से आएगी, यानी इसका एरिया वेक्टर कहां काम करेगा, इधर की तरफ।
अगर ऐसे सरफेस लिया आपने तो बाहर की तरफ, तो यहाँ एंगल कितना बना, थीटा। तो इसका ये कंपोनेंट क्या बनेगा, बी कॉस थीटा। तो एक्चुअल में फ्लक्स क्या होगा, फाई बी, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बी ए, बी कॉस थीटा, और इनटू में ए लिख सकते हैं, या बी ए कॉस थीटा। और इस टर्म को आप स्केलर प्रोडक्ट के हिसाब से कह सकते हैं कि बी डॉट ए। तो एक्चुअल में किसी सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया का स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ ऐसी कंडीशंस बताई है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअल में है क्या। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सरफेस से निकलने वाली वो परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस होती हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेंगी, जो उस प्लेन के साथ हम उस डायरेक्शन को डिफाइन करेंगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास समझ में आ गया होगा आपको कैसे निकालना है, क्या होता है। अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट जो होती है इसकी, एसआई यूनिट के लिए आप इसका फॉर्मूला देखिए, फ्लक्स फाई बी होता है बी ए। अब देखिए बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, और ए का मतलब होता है इनटू में एरिया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के आपने पीछे यूनिट पढ़े थे वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एरिया का मतलब है मीटर स्क्वायर। अब यहाँ नॉर्मल यूनिट तो आपके पास ही वेबर है, लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या डिफाइन कर रहे हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर से, एक दूसरी कंडीशन मिलती है कि अगर आपका इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड न्यूटन पर एम्पियर मीटर यूज किया जाए, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो यहां इस केस में आपके पास इसकी जो यूनिट सॉल्व होगी, ये सॉल्व होगी न्यूटन मीटर पर एम्पियर। अब आ जाइए इसकी डायमेंशनल इक्वेशन पर। तो इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन को भी आप इसी फॉर्मूले से या इसी कंडीशन से ड्राइव कर लीजिएगा। तो इस कंडीशन से डायमेंशनल इक्वेशन न्यूटन यानी कि फोर्स के लिए है, और फोर्स आप जानते हैं एम एल टी माइनस टू, मल्टीप्लाई में लेंथ यानी कि एल, अपॉन में करंट यानी कि ए, और जब इन सबको कंबाइंड करेंगे तो आपके पास एम एल की टू, टी की माइनस टू, ए की माइनस वन। तो इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, एम एल की टू, टी की माइनस टू, ए की माइनस वन। तो इस टाइप से हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स को सॉल्व कर लेंगे इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशनल क्वांटिटी के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग में अगर आता है 3 नंबर में, हालांकि 3 नंबर में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये 2 नंबर में अगर आएगा तो आपको इसकी डेफिनेशन भी देनी है, इसको समझाना भी है, और आपको ये पॉइंट्स भी बताने पड़ेंगे। आगे का लॉ है आपके पास लेंज लॉ। एक्चुअल में आप सिर्फ समझ लीजिए कि लेंज लॉ होता क्या है। आप ये समझ लो कि लेंज लॉ कहाँ से आया। फैराडे के जो लॉ हैं, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, उसका जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ आपको लेंज लॉ होता है। और ये एक्चुअल में है क्या, क्या डिफाइन करते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे इट स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड EMF produced that reason, the induced EMF produced that reason which oppose it, यानी कि जो इंड्यूस्ड EMF है ये उस रीजन का अपोज करता है जिससे ये प्रोड्यूस हुआ हो। तो इसको हम लेंज लॉ कहते हैं। फैराडे के सेकंड लॉ ही आपका लेंज लॉ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। ये 1 नंबर में भी आ जाता है सब्जेक्टिव या MCQ में कि फैराडे का जो सेकंड लॉ है या लेंज लॉ किस कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें ध्यान रखना। इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आपके पास ये एक ऐसी शॉर्ट डेफिनेशन है जो पेपर के अंदर निकल के आ जाती है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करें, और मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं आप वो भी कमेंट करके भेजें।
और अगर मुझे लग रहा है कि मैं सही चल रहा हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।